हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम के लगभग एक महीने का समय और शेष है। 26 और 27 जून 2023 को यह एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। ऐसे में यूथ कंपटीशन टाइम्स की वीडियो सिलेक्शन बुक्स की जो सीरीज है दोस्तों, उसको एक वीडियो श्रृंखला में हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे और सामान्य जानकारी के साथ सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता को भी डिटेल में कवर करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो एक बेहतर स्कोर करके आएँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है और यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लगे थे, इसलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहा जाता है दोस्तों। हड़प्पा के एक बंदरगाह नगर का नाम बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है दोस्तों, यह हड़प्पा का बंदरगाह नगर है दोस्तों, पत्तन नगर कहते हैं इसको। यह भारत के गुजरात राज्य के भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो की थी वह रंगनाथ राव ने की थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का उपयोग इसको बनाने में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति जो थी दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और हड़प्पा सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। आप इसको याद रखिएगा, यह एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक काल जो है दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी। 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, हिंदवी इसका आंसर है। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू तथा उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर, गाय। गाय को नहीं दर्शाया गया था क्योंकि गाय को जो महत्व मिलता है दोस्तों वो वैदिक काल से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया है। इस काल की जो मुहरें होती थी वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थीं और मुद्रा लेख जो होता था वो दाएँ से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों। इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। और टेराकोटा जो होता है दोस्तों वो पकी हुई मिट्टी से बनाई गई जो मूर्तियाँ होती हैं उसी को कहा जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत दोस्तों यह चिन्हित किया गया है गोरखपुर के प्रोडक्ट के तौर पे टेराकोटा। और अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो अभिनेत्री कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी और यह अशोक के काल से संबंधित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, माउंट ऑफ द डेड। आपने सुना होगा, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले विश्व में प्रथम थे। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती को प्रारंभ किया था। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। और हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। ठीक है। और एक बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि मटर की कौन सी प्रजाति पाई गई थी? तो ब्रासिका जुन्सी एक प्रजाति है, वही यहाँ पे पाई गई है दोस्तों, उसी के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से सावधान की एक नई विधि कलश सावधान का
उदाहरण मिलता है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों उपनयन बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इस समारोह में। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद जो है दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। और सत्यमेव जयते की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का यह आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ के 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। और इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं दोस्तों उनको होत्र कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है, इनके लिए 250 ऋचाओं का और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा तीनों में अपराधी और अपराध का जिक्र आता है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है, यह आकाश का देवता होता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वो पुराणों में ही मिलता है और इनकी संख्या 18 है। इसको याद आप रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है बार बार। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योग वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं दोस्तों? यह वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्व प्रमुख देवता हो गए थे। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला अर्थात पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मतलब सर्वाधिक ऋचाओं की रचना इंद्र के लिए की गई है, ऐसा अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था दोस्तों, जो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवक। बिंबिसार जो था दोस्तों वह हर्यक वंश का संस्थापक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे वो जीवक थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, अगर हम उसको देखते हैं दोस्तों तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था दोस्तों वो राजगीर गृह में किया गया था। यह संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडल वन में की गई थी दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। वो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगर हम गौतम बुद्ध के जीवन काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थलों को अगर देखते हैं दोस्तों, तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में ये स्थित है। गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यह हुआ था दोस्तों 534 ईसा पूर्व में। ज्ञान की प्राप्ति जो इनको हुई थी दोस्तों, वो बोधगया बिहार में हुई थी। और इनकी जो मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यह कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे दोस्तों। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, यह दिया था सारनाथ में। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? अभिधम्म पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपसाका पिटक, क्योंकि यह तीनों तो अभिधम्म पिटक, सूक्त पिटक और विनय पिटक इसका भाग है दोस्तों। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ जो है दोस्तों, वो पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है, लेकिन इसका आप याद रखिएगा पाली भाषा में यह मूल रूप में था दोस्तों। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, इसका आंसर यही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सारनाथ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी तथा उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे दोस्तों, वह ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। और 23वें तीर्थंकर की अगर बात करें दोस्तों, तो पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया था। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो इसका ऋषभ देव आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण।
जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो दिए थे दोस्तों वो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है दोस्तों, अगर उसकी हम बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सुख दुख में संभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा हुए थे। उनका शासनकाल अगर हम बात करें दोस्तों तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृत चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में नगरपालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिस कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति जो कुंडल वन में आयोजित की गई थी। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए तथा विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका जो थी दोस्तों उसके लेखक थे मेगास्थनीज। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो प्रशासन था उसके बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगर हम विदेशी यात्रियों की बात करें दोस्तों तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे और उनकी रचना जो है वो इंडिका है। फाहियान जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे और फो क्यू की उनके रचना थी। और वेनसांग की अगर बात करें दोस्तों तो वो हर्षवर्धन के काल में आए थे और सी यू की उनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। चरक संहिता संबंधित है दोस्तों चिकित्सा से। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि अर्थव्यवस्था। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यावसायिक, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा तथा अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है और इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा तोसाली। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। निम्नलिखित किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है दोस्तों? तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है दोस्तों? तो अभी हमने देखा इसका आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है दोस्तों। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त, क्योंकि ये जो कौटिल्य हैं इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है दोस्तों।
कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को दोस्तों आप याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। शाहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यह खरोष्ठी लिपि, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, शाहबाजगढ़ी अभिलेख। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कामरूप। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों यह मौर्य काल से संबंधित है। बृहद सांची स्तूप जो है दोस्तों उसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। अगर हम 64 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करने की बात कह रहा है। तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। बस इतने से ही ये आंसर निकल के आ ही जाएगा क्योंकि पुष्यमित्र ने शुंग वंश की राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चरक। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों कुषाण जो थे वो चीनी तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण यह मध्य एशिया में जाकर बस गए थे। यह यूची जाति के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क हुआ जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था और यह पुष्यभूति वंश से संबंधित था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन हुआ करते थे दोस्तों? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बी सही हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता जो है दोस्तों सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर संवतों की बात करें दोस्तों तो शक संवत की अगर हम बात करते हैं तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ये शुरू किया गया था। और अगर हिजरी संवत की बात करें तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा इसको शुरू किया गया था। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वहां हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस
मोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थानेश्वर का वो शासक हुआ करता था, यहीं से राजधानी चेंज करके कन्नौज में कर दिया गया। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों? तो तोमर वंश का यहाँ पे शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में 1194 में यह मारा गया। 1194 ईस्वी में चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। निम्न में से किस वंश के शासक ने दक्षिण भारत भाग पर शासन नहीं किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजपूतों ने शासन दक्षिण भारत में नहीं किया है दोस्तों। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पूर्वी हिस्से से यह संबंधित है दोस्तों। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 1750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी, आप इसको याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। पाल वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोपाल, यही इसका संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार में। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मलयालम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इसमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में भी प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। आप इसको याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पल्ली छांदम। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो दोस्तों यह गणित विषय से संबंधित ग्रंथ है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित है और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे उल्लेखनीय यह है दोस्तों कि साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुस्तक का शुभारंभ किया गया है और इसका संबंध महिला सशक्तिकरण से है। मलविका अग्निमित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो यह कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालिदास। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक दिया हुआ है दोस्तों, मैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उसको मार्क कर देता हूँ। अष्टाध्यायी पढ़नी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। महाभारत वेद व्यास। महाभाष्य पतंजलि। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। और अगर पंचतंत्र की बात करें दोस्तों तो विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। कादंबरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट की एक और महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों हर्षचरित्र, आप इसको भी याद रखिएगा। विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, आप इसको याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश का था दोस्तों? तो वह मूल रूप से ग्रीस देश का निवासी था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हम्पी।
विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, ठीक है, उन्हीं के एक रूप विरूपाक्ष को यह समर्पित है, आप इसको याद रखिएगा। और इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने करवाया था। मंदिर द्राविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बनी हुई है दोस्तों, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों वो 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये चंदेल शासक याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। और जो यहाँ खजुराहो का जो मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर, यह सर्वोत्तम मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैलाश। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है जो कि एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत बार बार पूछा भी जाता है। मथुरा स्कूल अपने कब शिखर पर पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाण काल में, ठीक है दोस्तों। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य को प्रधानता दी गई है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवी देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखाई देती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्ति बनी है, जैसे कृष्ण। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भीमबेटका। भारत में नौ प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोनभद्र। इसी के साथ ही दोस्तों प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।